डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, जैसा आपको पता है कि हम वो क्वेश्चंस लेके आते हैं जो कि एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जा चुके हैं, 3 बार से ज़्यादा आ चुके हैं, 10 बार भी आ चुके हैं। तो आपको थंबनेल देख के तो ये समझ में आ ही गया है। लेकिन आज लग रहा है ये इन्होंने नोबेल प्राइज़ क्यों लिख के रखा हुआ है ना। तो आज से हम लोग एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। नई चीज़ क्या है? जो वीडियो का 25 क्वेश्चंस रहेगा, जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए, 3 बार और 3 बार से ज़्यादा, क्योंकि उसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो तो हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। लेकिन इसके साथ जो हम एक टॉपिक ऐड करेंगे यहाँ पे शुरू में इंट्रोडक्शन के तौर पे, वो टॉपिक रहेगा जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में ऐड किया, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं फिर से बताता हूँ, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन पहले नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा जान लेंगे, इसके क्वेश्चंस को जान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्यार दीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ के बारे में जानने के लिए। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ क्या है। तो ये जो है ना, पूरा वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं, पूरा वर्ल्ड का एक सर्वोच्च सम्मान है। और ये इमेज मैंने उठाया है विकीपीडिया से। जिनका ये इमेज देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, ये हैं अल्फ्रेड नोबेल। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ये एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कौन थे? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नोबेल पुरस्कार और आप देख रहे हैं परफेक्ट पुस्तक। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत संपत्ति कमाई, बहुत ज़्यादा। तो इनको लगा कि क्यों ना इस संपत्ति का कुछ यूज़ किया जाए, अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हर किसी का दिल बड़ा होता है ना, सबका नहीं होता बट बहुतों का होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा, जो कोई मानव जाति के कल्याण के लिए काम करेगा या विश्व शांति के लिए काम करेगा, कुछ ऐसा अहम भूमिका निभाएगा, उसके लिए एक पुरस्कार के तौर पर हम देंगे। समझ में आ गया? इसीलिए इन्होंने जिस पुरस्कार की स्थापना की, वो स्थापना की थी उन्होंने 1901 ईस्वी में, ठीक है। और उसका नाम पड़ गया नोबेल पुरस्कार। क्यों? क्योंकि इनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ये तो समझ में आगे कहानी आपको। ये एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। अब क्या होता है कि ये जो प्राइज़ देंगे, ये क्या क्या प्राइज़ देंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में मिल रहा है, वो मिल रहा है। एक मेडल मिलता है, बहुत अच्छी बात है। एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। और तीसरा, एक मॉनेटरी उनको अवार्ड मिलता है। 3 चीज़ें मिलती हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमने जो बातें बताई, उसमें से 2 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो ये थे कि जो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की वो किन के नाम पे की गई। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इनके नाम पे। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1901 ईस्वी में की गई थी। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तीसरा आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज़ तो ठीक है, समझ में आ गया कि विश्व कल्याण के लिए, मानव जाति कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए जो अहम भूमिका निभाएगा उनको दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितने क्षेत्रों में दिया जाएगा, कितने फील्ड्स में दिया जाएगा? तो ये हुआ था 6 फील्ड्स में दिया जाएगा। कौन कौन से फील्ड थे? पहला वो है भौतिकी, जिसको फिजिक्स का डिपार्टमेंट बोलते हैं। दूसरा, रसायन शास्त्र। तीसरा, अर्थशास्त्र। चौथा, चिकित्सा विज्ञान। पांचवा, शांति। और छठा, साहित्य। ये आपने, उम्मीद करता हूँ, लिख लिया होगा सारे पॉइंट्स। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैंने लिख के नहीं रखा, ऐसे बता रहा हूँ। भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति और चिकित्सा, ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कब से? 1901 ईस्वी से। तो आप यहाँ तक जान गए कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, कब से दिया गया, किन क्षेत्रों में दिया गया और क्या क्या दिया जाता है। अब आते हैं कि विश्व में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ किसको मिला था और क्यों मिला था। तो विश्व में सबसे पहले जो नोबेल का प्राइज़ मिला था वो 1901 ईस्वी में ही मिल गया था, ठीक है। और वो मिला था हेनरी ड्यूनेंट को। ये क्वेश्चन मैं पिछले किसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। क्या नाम था? हेनरी ड्यूनेंट, ठीक है। ड्यूनेंट इस टाइप से ले। इनको 1901 ईस्वी में मिल गया था और वो शांति के लिए मिला था, ठीक है। अब आते हैं भारत में सबसे पहले किन को मिला था। तो भारत में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, जो गुरुदेव की उपाधि जिनको दी गई है। और ये उपाधि किसने दी थी? ये उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहला भारत में मिला था और वो मिला था साहित्य के क्षेत्र में।
साहित्य के क्षेत्र में। और वो कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में मिला था। ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे कि सबसे पहले कब मिला। 1901 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट को मिला था शांति के क्षेत्र में। और भारत की बात की जाए तो इंडिया में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अब जो बता रहे हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है कि किन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये थी मैडम मैरी क्यूरी, ठीक है, मैरी क्यूरी, इनका नाम आपने सुना होगा। इन्होंने पहले खोज की थी रेडियोधर्मिता की, जो कि 1903 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1903 ईस्वी में की थी। इस समय इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और सेकेंड टाइम 1911 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? रेडियम में शुद्धि की थी और पोलेनियम का खोज किया था। क्या किया था? रेडियम की शुद्धि की थी और पोलेनियम का खोज किया था। इसलिए इनको 1911 में भी अवार्ड मिला था। तो ये था नोबेल प्राइज़ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे पॉइंट्स को लिख लिए होंगे। तो बिना अब विलंब के क्वेश्चन नंबर आगे आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव जीके का इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है हिंदी में, वो आप लोग अब पढ़ पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह जब वीडियो आप देखिएगा तो प्यार दीजिएगा, लाइक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीसीएस, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे वीडियोस को लेकर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात के 8:30 बजे, यानी 8:30 पर आते रहते हैं। तो चलिए आते हैं। वेलकम बैक टू वंस अगेन परफेक्ट पुस्तक। आप जो जीके पढ़ने वाले हैं वो सारे एग्जामिनेटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज सेट नंबर 35 पढ़ेंगे। फिर से बता दें, वो सेट है जो एग्जामिनेशंस में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। आगे आने के चांसेस सभी एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस हैं। अगर कोई सेट छूट गया तो बिल्कुल मत घबराना, आप चले जाओ डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप सारे वीडियो देख लो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया, वो भी ज्वाइन कर लेना। चलिए बिना टाइम स्पेंड किए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल। ये क्वेश्चन कई बार देखा जा चुका है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ सफ़ेद और पीले रंग का जो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, इसका घना बादल है। ठीक है, सफ़ेद और पीले रंग का घना बादल छाया हुआ है। किसका? तो ये है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसके अलावा शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र को पृथ्वी का बहन या भागिनी ग्रह बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के सेम इसका व्यास, घनत्व और आकार जो है पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए इसको पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी बोलते हैं। इतना ही नहीं, शुक्र को भोर या सांझ का तारा भी बोला जाता है। ये तीनों का तीनों क्वेश्चन आ चुका है, आप लिख लीजिए कमेंट में हमेशा और बताइएगा ये क्वेश्चन कैसा लगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो में हमारे जब क्वेश्चंस को देखा कीजिए तो कम कॉपी पेन ज़रूर रखिए, है ना। इससे आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लिख लीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ एक भी शॉर्ट क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? पहले ये जानते हैं भाई विक्टोरिया जलप्रपात है कहाँ और ये क्यों क्वेश्चन में पूछा गया, है ना। तो जो विश्व के जो 7 धरोहर है उसमें से एक है विक्टोरिया का जलप्रपात, जो कि पड़ता है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि किस नदी पर है? सेनेगल, कांगो, लिम्पोपो और जेम्माजी। तो जेम्माजी नदी पर ये पड़ता है। डी इसका राइट आंसर हो गया। आपको अगर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। चलिए, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल का प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि पौधे किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तना, जड़, फूल और फल। सही जवाब है तना। तना से ही हल्दी प्राप्त होता है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। सीसा पेंसिल में क्या होता है? सीसा पेंसिल में होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और बेरिलियम। तो जब ग्रेफाइट को समझिएगा, ग्रेफाइट और मोम को मिलाते हैं ना तो वो सीसा पेंसिल बनता है। तो इसका जवाब होगा ग्रेफाइट। सी इज़ द राइट आंसर। और आप चाहें तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वंस अगेन,
आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसी वीडियोस को लेके मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आते हैं रात के 8:30 बजे। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, आज बुधवार है, अगला वीडियो आएगा फ्राइडे को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे सेट आने वाले हैं आगे भी, और क्वेश्चंस भी आगे आने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहाँ होती है? प्रबल अस्थि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गले में, जबड़े में, मस्तिष्क में और हृदय में। तो शरीर में सबसे प्रबल जो होती है, सबसे मजबूत हड्डी जिसको बोलते हो, वो होता है जबड़े में। बी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प कब स्वीकार किया था? 1952 है, 1947 है, 1912 है, 1940 है। तो ये जवाब क्या होगा? इस संकल्प को, जो संकल्प की बात की, इसे लाहौर संकल्प भी बोलते थे। क्या बोलते थे? लाहौर संकल्प भी बोलते थे। और सही जवाब होगा 1940 ईस्वी में। इन लोग का मानना था, इन लोग का सोचना था, इन लोग का संकल्प था कि हम लोग जो है एक मुस्लिम राज्य बनाएंगे जो कि भारत के अनुमानित स्वतंत्र देश से बिल्कुल अलग होगा। क्लियर हो गया? तो यही मुस्लिम लोग लीग की जो थी एक, क्या कहते उम्मीद थी, और एक उनकी आकांक्षा थी, कोशिश थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। सांभर झील, सांभर लवन झील, ये खारे पानी का बहुत बड़ा झील है। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सही जवाब जाएगा राजस्थान को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं कि राजस्थान में कुछ और झील हैं जो बहुत फेमस है और एग्ज़ाम में आ चुका है। उसका नाम है दूध तलाई। एग्ज़ाम में आ चुका है, तलाई लिख लीजिएगा। थोड़ी अक्षर मेरी ख़राब हो रही तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए दूध तलाई। और दूसरा का नाम है आनंद सागर। आनंद सागर, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस 5 सितंबर, 7 मई, 7 जून और 1 अगस्त। सही जवाब होगा हर साल 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? देखो, हम फिर से बता रहे हैं, महाकाव्य 2 हैं। एक है महाभारत, दूसरा है रामायण। यहाँ पे 2 महाकाव्य दिए गए हैं। रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। महाभारत की महर्षि वेदव्यास ने की है। महाभारत लिखा गया है संस्कृत में। और क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य वो है महाभारत। सी इसका राइट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा तो गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड लिखिएगा, और कोई कमी लगी तो पुअर लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं प्यार से इसको एक्सेप्ट करूंगा, और अगले वीडियो में कोशिश रहेगी कि अगर सही लगा तो मैं सुधार ज़रूर करूंगा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, बुध और अरुण। सही जवाब क्या होगा? तो सबसे ठंडा ग्रह है अरुण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। ठीक है, और गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि सूर्य से सेकेंड दूरी पर है, लेकिन सबसे पहले बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह आता है शुक्र, जिसको शाम का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की भागनी ग्रह भी कहते हैं। और अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड का घना बादल छाया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लिख लो फटाफट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तीसरी लड़ाई होने का मतलब ये है कि पानीपत की 1, 2 तब 3 लड़ाई हुई होगी। पानीपत एक हरियाणा में जगह है, यहाँ पर 3 लड़ाइयाँ हुई, एक हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई। पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में। और तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में, 1761 में। अब जानते हैं किसके किसके बीच हुआ था। पहला आंसर तो मिल गया हमें, ए आंसर इसका हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन के थोड़ा डिस्क्रिप्शन पे। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी कौन सा? लोदी वंश का था, जो कि दिल्ली सल्तनत में था। इसके बाद 1526 में बाबर ने लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की। तो इसमें कौन जीता? इसमें बाबर जीत गया। दूसरे में आते हैं
1556 में दूसरा लड़ाई हुआ तो अकबर का सेनापति था बैरम खां, नाम सुने होंगे, कौन था? अकबर का सेनापति। और दूसरा हकीम शाह सूरी का सेनापति था, वो था हेमू। तो बैरम खां और हेमू के बीच लड़ाई हुई थी, तो बैरम खां इसमें जीत गया था। और तीसरी लड़ाई की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली जो एक अफ़गानी था, कौन था? अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानी था और मराठा के बीच हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। तो ये था पानीपत की 3 लड़ाई। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चौसा का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौसा का युद्ध जो होता, ये होता हुमायूं और अफगान मिल गए थे और एक साइड से शेरशाह सूरी, ठीक है, लेकिन शेरशाह सूरी ने उनको हरा दिया था। और ये हुआ था 26 जून 1539 को। चौसा बिहार में एक जगह है, वहीं पे हुआ था। सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, ये कहाँ पर? सिमलीपाल, पलामाऊ, अमराबाद और नागार्जुन। तो नागार्जुन सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। इसका नाम कहीं कहीं श्री सैलम के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन तो बहुत बार देखा गया है। इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। इसका आंसर है 1921 ईस्वी में। और किसने की थी? तो की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झूलती मीनार कहाँ स्थित है? लखनऊ, अमृतसर, राजस्थान और अहमदाबाद। तो सही जवाब अहमदाबाद, डी। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। क्लियर हो गया? चलिए नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। सर्वप्रथम भारत में नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? अभी हमने पहला जब इंट्रोडक्शन दिया था और नोबेल प्राइज़ के बारे में बताई थी, उसमें हमने बताया था कि साहित्य के क्षेत्र में भारती की बात की गई है। तो साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, हमने भी पढ़ा था। और ये देखिए क्वेश्चन टकरा गया है ना, क्या इत्तेफाक है। चलिए ए इसका राइट आंसर हो गया। और वर्ल्ड में सबसे पहले किसको मिला था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने शुरुआत में समझा होगा तो ज़रूर लिखा होगा और पढ़ा होगा। और कब मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, आप लिखिएगा। चलिए साहा परमाणु बौद्धिक संस्थान कहाँ स्थित? साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पुणे। सही जवाब क्या होगा? ये कोलकाता में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए किनके नाम पे हुई थी? तो मेघनाथ साहा के नाम पे हुई थी, जो एक भौतिकी शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे। क्या नाम था? मेघनाथ साहा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित होता है? क्या है पीपल्स डेली? ये समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा, ब्राज़ील, फ्रांस और चीन। चीन का ये प्राचीन समाचार पत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये चल रहा है परफेक्ट पुस्तक का ऑब्जेक्टिव जीके फॉर ऑल एग्जामिनेशंस इन हिंदी लैंग्वेज। और आप देख रहे हैं परफेक्ट पुस्तक। चैनल अच्छा लगे तो प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसी वीडियोस को लेकर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को रात के 8:30 8:30 पर आते रहते हैं। अगले क्वेश्चन पर है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिसके थ्रू जो आपको देखने की अनुभूति देता है। 4000 से 7700 एंगस्ट्रम, 3900, 7600, 4200 से 5000 एंगस्ट्रम। ए मतलब एंगस्ट्रम है, ठीक है। और 3500 से 79। ये क्या है? तरंग दैर्ध्य का यूनिट है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो 39 से 7600। सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? टॉमस यंग, टाइको ब्राहे, ओले रोमर और नील्स बोरी। क्वेश्चन बहुत बार आया है। सही जवाब क्या होगा? ओले रोमर ने नापा था। ये एक डेनिश का खगोल शास्त्र था। कहाँ का? डेनिश का खगोल शास्त्री था, जिन्होंने 1676 ईस्वी में 1776 में प्रकाश के वेग को नापा था। अगले क्वेश्चन पे, तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कि भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? रुड़की, पुणे, हल्दिया या रांची। तो ये आता है रुड़की में। इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो था 1846 से लेकर 56 तक। और इन्होंने ही रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी, जो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। और वो क्या था? 1847 ईस्वी में। कब क्या था? 1847 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन है मेरियाना गर्त किस महासागर में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये प्रशांत महासागर में है। सी इसका राइट आंसर हो गया।
आज अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है। इसके पहले या इसके पहले के पहले वीडियो हमने बताया था दो चीज़, एक होता है WBC, एक होता है RBC। WBC होता है वाइट ब्लड सेल जिसको होता है श्वेत रक्त कोशिका, RBC होता है रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका। दो तरह की कोशिकाएं खून की पाई जाती है मानव शरीर में, WBC एंड RBC। तो जो WBC होता है उसका जो आयु होता है वो होता है 13 से 20 दिन, और जो RBC होता है वो होता है लगभग 120 दिन का। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये पूछ रहा है श्वेत रक्त कणिका यानी WBC की, जिसका राइट आंसर क्या होगा 13 से 20 दिन, ए इसका राइट आंसर हो गया। आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन अब आते हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इनिशियली जब संविधान आया था उस समय ना 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। अब 10 के नाम बताना तो इस वीडियो में मुश्किल है, अगर आपको इसका अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम ज़रूर लेके आएंगे। 11वां जो मौलिक तत्व था, ठीक है, मौलिक कर्तव्य था, जिसके अंदर सारे जो गार्जियन, सारे पेरेंट्स हैं उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक का जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा का अवसर दिया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और देखिएगा इसमें जो हम बताएंगे सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था 2002 में, 2002 ईस्वी में संविधान का 86वां संशोधन हुआ। क्या हुआ 2002 में संविधान का 86वां संशोधन हुआ, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया कि आप जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि आपके साथ जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको आप अनिवार्य रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। इसी को मौलिक कर्तव्य में, इसलिए कर्तव्य की बात की गई, मौलिक कर्तव्य के तहत जोड़ दिया गया। तो शुरू में 10 था और अब कितने हो गए 11। कब जुड़ा 11वां 2002 में संविधान के 86वां संशोधन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, काले वन कहाँ पाए जाते हैं। काले वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन में है इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और जर्मनी। सही जवाब देगा जर्मनी को, डी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आप पेरेंट्स भी हैं तो अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अगल बगल की चीज़ों को जानते हैं, हमारे हिस्ट्री को जानते हैं, नॉलेज बढ़ता है आपका। और एग्जामिनेशन पर्पज़ से भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टारगेट ही कर रहे हैं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से गवर्नमेंट के, जहाँ भी जीके पूछा जाता है कुछ भी ना छूटे, है ना। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर फिर शुक्रवार की रात 8:30 बजे। वीडियो को अपने कमेंट में ज़रूर बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप किसी तैयारी करते हो। बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।